This is an ABP Life podcast. लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। हालांकि विश्लेषकों के सहित जनता की भी अभी तक राय थी कि जमीन पर गर्मी बहुत है, चुनावी माहौल में वो गर्मी नहीं दिख रही है। लेकिन अब लगता है कि चुनावी माहौल में वो गर्मी आ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव के कन्नौज से उतरने के बाद अब रायबरेली से राहुल गांधी भी उतर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के 2 कद्दावर नेता, और बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश जो सबसे अधिक 80 सीटें देता है, वहां के माहौल में हलचल, गर्मी और बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। मैं हूं व्यालोक और इस तमाम मसले पर बात करूंगा मैं। उत्कर्ष सिन्हा जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हम लोगों ने हाल ही में बातचीत की थी आपसे, और आपने यह संभावना भी जताई थी कि अखिलेश के मैदान में उतरने के बाद अब राहुल भी उतर सकते हैं। और आखिरकार अंतिम वक्त पर फैसला हुआ, भले ही उन्होंने अमेठी की सीट बदल दी। डर गए हैं क्या राहुल, स्मृति ईरानी? देखिए, जब हम लोग इस मसले पर पहले बात कर रहे थे तो एक प्रश्न के जवाब में मैंने तब भी कहा था कि तब संभावना ये थी कि अमेठी और रायबरेली दोनों से राहुल और प्रियंका आएंगे। तो भी मेरी राय यही थी कि इसको बदल देना चाहिए, राहुल रायबरेली से आएंगे, और वही हुआ। दरअसल रायबरेली सीट अमेठी की तुलना में गांधी परिवार की ज्यादा पुरानी सीट है। इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी से लेके इंदिरा गांधी और उसके बाद फिर सोनिया गांधी और से होते हुए ये सीट अब राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मूल सीट गांधी परिवार की रायबरेली ही रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक कनेक्ट देने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी रायबरेली में से आने में, वो इंदिरा गांधी की विरासत को लेकर के। अमेठी तो पहली बार राजीव गांधी ने अपना जगह बनाया था, अमेठी को अपना केंद्र बनाया था। लेकिन उसके बाद जब एक वक्त ऐसा भी आया जब रायबरेली से गांधी परिवार ने अपने करीबी उस वक्त के कैप्टन सतीश शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा था जी। तो ऐसे में रायबरेली कभी नहीं छोड़ी गई और रायबरेली ने भी गांधी परिवार को कभी नहीं छोड़ा। तो वो एक भरोसा है और इसकी वजह से वो चुनाव किया गया। हाँ, ये जरूर बात है कि अगर अमेठी से राहुल गांधी होते तो ये इन चुनाव में थोड़ा आरोप प्रत्यारोप का शिखर और ऊंचा होता। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी जो पहले से एक बात लगातार कह रही थी, और स्मृति ईरानी भी उस बात को कह रही थी और अब और कहेंगी, कि अमेठी से हार की डर से राहुल गांधी भाग गए। लेकिन ठीक है, ये एक उनका दांव है, लेकिन असल चुनौती स्मृति ईरानी के लिए इस बार अमेठी बचाने की है जी। किशोरी लाल शर्मा को उतारा है कांग्रेस ने। बहुत चर्चित नाम भले ही न हो, लेकिन किशोरी लाल शर्मा वो व्यक्ति है, जब राजीव गांधी जब आए थे अमेठी से चुनाव लड़ने, तब से लेकर के आज तक, पिछले चुनाव तक किशोरी लाल शर्मा ही स्थानीय प्रबंधक रहे, कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं, और सारे चुनाव लड़ता गांधी परिवार जरूर था, लेकिन वो देश भर में बिजी रहता था, व्यस्त रहता था, इसलिए किशोरी लाल शर्मा ही संचालित करते थे। तो जमीन पे और कार्यकर्ताओं के पास तो एक जो बात होती है कि खड़ाऊ रख के चुनाव लड़ा जाएगा, अमेठी में राहुल गांधी का खड़ाऊ रख के किशोरी लाल लड़ेंगे, और रायबरेली में विरासत को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे जी। याद करिए वो बयान जी, जो कन्नौज पहुंचने के बाद अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने पूछा था कि क्या अब राहुल गांधी भी चुनाव लड़ेंगे यूपी से, तो अखिलेश ने कहा था महफिल तो अब यूपी में ही सजेगी। और चुनाव के 2 चरण होने के बाद, जबकि दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में चुनाव खत्म हो चुका है, कई राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, ये उत्तर प्रदेश अब सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बन गया, क्योंकि इंडिया अलायंस के दोनों मजबूत साझीदार उत्तर प्रदेश से चुनाव मैदान में है। एक कन्नौज का चुनाव 4थे चरण में है, और
रायबरेली का चुनाव 5वें चरण में होगा। तो चौथे और 5वें चरण में चुनाव में गर्मी बनी रहेगी। साथ ही साथ हमें ये भी अब देखने को मिलेगा कि इंडिया अलायंस की एक बड़ी साझा रैली कन्नौज में होगी और एक बड़ी साझा रैली रायबरेली में होगी। कन्नौज की रैली वहां के फर्रुखाबाद से लेके कानपुर देहात और उन्नाव तक असर बनाने की कोशिश होगी और रायबरेली की सीट से अवध के उस पूरे क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी अभी काफी मजबूत है, वहां पर एक माहौल बनाने की कोशिश हमारे प्रश्न का दूसरा हिस्सा था जिस पर आपने ये कहा कि भाजपा करेगी ऐसा या स्मृति ईरानी आरोप लगाएंगी। वो लोग तो लगाते ही रहे हैं। भाजपा का भी एक सीट पर जो उन्होंने किया है वह बहुत चर्चित हो रहा है। कैसरगंज से उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह का पत्ता काटा है, हालांकि टिकट उन्होंने उनके बेटे को ही दिया है और इस पर विरोधियों ने चुटकी भी ली है कि अब परिवारवाद कहाँ चला गया और कैसे चला गया। कुल मिलाकर अब तीसरे चरण से लेकर 7वें चरण तक राजनीतिक गर्मी खूब होने वाली है और उसका केंद्र यूपी बनेगा। निश्चित तौर पर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा नहीं है। देखिए, इस चीज को समझना होगा कि बृजभूषण शरण सिंह जिस दबंगई से लगातार क्षेत्र में काम कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मेरा टिकट कौन काटेगा, तकनीकी रूप से भले ही ये टिकट बृजभूषण को नहीं मिला, लेकिन दरअसल मिला उन्हीं को है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण के दबाव में थी। उसे पता था कि अगर बृजभूषण का टिकट काटा जाता है और अगर उनके परिवार या उनकी सहमति से टिकट नहीं दिया जाता है तो उस इलाके की करीबन 4 से 5 सीटें बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएंगी। तो सांप मर जाए लाठी भी न टूटे वाली स्थिति बनाने के लिए उन्होंने करण भूषण सिंह को टिकट तो दे दिया, लेकिन इससे बृजभूषण के खिलाफ जो गुस्सा है वो कम नहीं होगा, क्योंकि करण भूषण सिंह न सिर्फ टिकट में विरासत की बात आ गई, बल्कि उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं करण भूषण सिंह, और वो तब बने थे जब राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह थे। तो वो परिवार और ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे है, लेकिन इस पूरे मसले को लेके साक्षी मलिक जो पहलवान थी और जिन्होंने जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन किया था, साक्षी मलिक ने कल सोशल मीडिया पे काफी कड़वी टिप्पणी की और उसका असर हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों पे पड़ना निश्चित है। तो ये बृजभूषण वाले स्कैंडल का प्रेत भाजपा को इतनी आसानी से छोड़ देगा। यहाँ आपको रोककर एक रिज्वाइंडर सवाल, माफ कीजिएगा, अगर भाजपा के लिए ये कैच 22 सिचुएशन थी, अगर वो बृजभूषण शरण सिंह का पत्ता पूरी तरह काट देती, उनके खानदान से किसी को नहीं देती, तो जो राजपूत पहले से उसके खिलाफ हैं कई हिस्सों में और बहुत रिपरकशंस झेलने पड़ रहे हैं, वो कुछ और बढ़ता और अभी हरियाणा में इसका प्रभाव दिखेगा। इसको कैसे देखते हैं आप जैसे विश्लेषक? देखिए, उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर आपने जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जनरल वीके सिंह का टिकट गाजियाबाद से कटने के बाद हमने देखा उस इलाके का पूरा माहौल। गुजरात में राजपूत समाज कच्छ के इलाके में बुरी तरह से भड़का हुआ है, लगातार बैठके और कसमें खाने का सिलसिला चल रहा है। अगर बृजभूषण का टिकट कटता तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश तक वो के अंदरूनी हिस्सों तक वो आंच आनी तय थी। आप देखिए, अवध क्षेत्र के एक दूसरे कद्दावर राजपूत नेता रघुराज प्रताप सिंह अभी बिल्कुल खामोश बैठे हुए, जबकि वो काफी आमतौर पर खामोश नहीं रहते हैं। वो बहुत वोकल हैं, बहुत बोलते हैं और शुरुआती दौर में योगी आदित्यनाथ से उनकी नजदीकी छिपी नहीं थी। वो एनडीए का हिस्सा भी उन्होंने अपनी पार्टी को डिक्लेयर किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में बिल्कुल खामोश है। वो भी ये देखना चाह रहे थे। दूसरी तरफ धनंजय सिंह का एपिसोड जो जौनपुर में हुआ है, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, पहले उनको रिलैक्स छोड़ा गया, फिर गिरफ्तारी हुई चुनाव के ऐन पहले, तो उसने भी राजपूतों के अंदर एक उज्ज्वलित भावना तो जरूर जगाई थी। अगर बृजभूषण का टिकट भी कटता या वहां से उनके परिवार का भी होता तो ये आग बढ़ जाती। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस आग को तो नियंत्रित किया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इसकी आंच जो हरियाणा तक पहुंच रही है
उसको कैसे नियंत्रित करेगी, क्योंकि हरियाणा में अभी तक बीजेपी के पास 10 साल वहां राज्य में भी शासन हो चुका और मुख्यमंत्री भले ही बदल लिया है, लेकिन माहौल नहीं बदल पाई और कोई हरियाणा के लिए नैरेटिव बीजेपी के पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा कैसरगंज दुरुस्त करने के चक्कर में, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों के राजपूतों को दुरुस्त करने के चक्कर में हरियाणा में बीजेपी ने एक बड़ा रिस्क लिया है। उसको कैसे वो काउंटर करेगी, कैसे उसको मिटिगेट करेगी, ये देखने की बात होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। This is an ABP Live podcast.